नमस्कार। कृषि जगत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञों द्वारा आपको कृषि, बागवानी एवं पशुपालन से संबंधित जानकारी दी जाती है। आज हमारे कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित हैं डॉक्टर मधुर गुप्ता जी। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। दर्शकों, हम आपको डॉक्टर साहब का परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर मधुर गुप्ता जी पशुपालन विभाग में वरिष्ठ चिकित्सक के पद पर कार्यरत हैं और आजकल इनकी पोस्टिंग धामी में है। हम इनसे आज जानना चाहेंगे कि स्वच्छ दुग्ध उत्पादन क्या होता है और जैसा कि अब गर्मियों का मौसम आ रहा है तो उस समय पशुओं का रखरखाव किस प्रकार का होना चाहिए, इस विषय पर आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं आज का कार्यक्रम का विषय है स्वच्छ दुग्ध उत्पादन। जब हम दुग्ध यानी दूध की बात करते हैं तो हमारे मन में गाय की परिभाषा सामने परिभाषित होती है। गाय को वेदों शास्त्रों में गौ माता की संज्ञा दी गई है और देखिए वेदों में कितना सुंदर वर्णन गाय के लिए किया गया है कि त्वम देवी त्वम जगन माता त्वमेव अभि वसुंधरा गंगा सरस्वती नर्मदा त्वमेव च आगच्छ कल्याणी शुभम च। देखिए कितना सुंदर वर्ण गाय के लिए किया गया है। लेकिन एक पीड़ा जो मेरे मन में है, डॉक्टर साहब के मन में भी होगी और सभी दर्शक इससे सहमति रखेंगे कि हम पशुओं का प्रयोग जब तक तो हमें उनसे दूध मिलता है, उनसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तब तक तो हम उन पशुओं का प्रयोग करते हैं और उसके पश्चात उन्हें सड़कों में आवारा छोड़ देते हैं, जो कि एक बहुत ही क्रूरता और हिंसक कार्य होता है। मेरा सभी से निवेदन है, चाहे वह आम दर्शक है, किसान है, बागवान है या पशुपालक है, कि इस तरह का जघन्य कृत्य ना किया जाए और पशुओं के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए प्रकृति का नियम होता है कि जैसा हम करेंगे वैसा हमें भरना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, आज के विषय पर हम आते हैं। शायद आप भी मेरी बात से बिल्कुल जो है इससे इस बात को मानेंगे, जैसा मैंने कहा कि इस तरह की क्रूरता नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और मेरा आपसे भी निवेदन रहेगा कि क्योंकि आप पशु चिकित्सक हैं, एक विशेषज्ञ हैं, अपने क्षेत्र में जो भी आपके कार्यरत हमारे पशुपालक हैं उनको भी आप इससे जो है अवश्य जागरूक कराइए कि इस तरह की क्रूरता नहीं होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अब हम मूल विषय की ओर आते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि स्वच्छ दुग्ध उत्पादन की हम बात कर रहे हैं, जी तो मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा कि स्वच्छ दुग्ध उत्पादन से क्या अभिप्राय है, किसानों को सरल भाषा में समझाइए। जी इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपने किसानों को, पशुपालकों को और दर्शकों को बताना चाहता हूं कि स्वच्छ दुग्ध वो दूध होता है या स्वच्छ दुग्ध उत्पादन उसको कहते हैं जो दूध एक साफ सुथरे वातावरण में एक स्वच्छ और स्वस्थ बिल्कुल निरोग गाय से एक स्वस्थ और निरोग पशुपालक या गवाले के द्वारा एक साफ सुथरे बर्तन में निकाला जाए जी। और साथ ही साथ जिस दूध में किसी भी तरह की त्रुटि ना हो, ना तो उसमें किसी तरह के खून के धब्बे हों, ना ही किसी तरह का खून का रंग हो, ना उसके स्वाद में कोई कड़वाहट हो, ना खट्टापन हो, ना उसमें किसी तरह के जीवाणु या विषाणु की मात्रा बहुत अधिक हो या उसमें किसी तरह के छिछड़े हों, और ना ही किसी तरह के जो एक्सटर्नल सोर्स से आने वाले कोई कंटेमिनेशन होती है जैसे घास फूस, बाल, तिनका, उस तरह की कोई चीज़ ना हो, और ना ही किसी तरह की कोई फफूंद या कोई और चीज़ हो, और ना ही इसके स्वाद में खराबी हो। तो इस तरह का जो हर तरह से कंट्रोल कंडीशन में निकाला गया, साफ़ सुथरे वातावरण में निकाला गया दूध होता है, उसको स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कहते हैं। तो आपके कहने का अभिप्राय है कि जो आपने कारक और घटक बताए, जी जब ये दूध के अंदर नहीं होंगे तो वह स्वच्छ दूध उत्पादन की परिभाषा में आएगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यदि मान लीजिए हमारा दूध स्वच्छ ना हो, जी। क्योंकि देखिए एक आम किसान या हम आम उपभोक्ता किस तरह ये पहचान कर पाएंगे कि ये स्वच्छ दुग्ध होता है, जी और यदि ये स्वच्छ दुग्ध ना हो तो उसके नुकसान क्या होते हैं? जी जो आम पशुपालक है या किसान है उसको देखने से पता चल जाता है कि दूध स्वच्छ है कि नहीं। सबसे पहले जो उसका रंग होता है उससे आइडिया लग जाता है। अगर रंग में जैसे मैंने पहले भी बताया कि किसी भी तरह का लालपन आ रहा है या भूरापन आ रहा है या पस के कोई निशान आ रहे हैं, मान लो गाय को कोई उसके थन में कोई बीमारी है, तो उससे पता लग जाएगा कि उसका दूध स्वच्छ नहीं है। दूसरी बात,
अगर किसान या पशुपालक उस दूध को जब टेस्ट करेगा तो उसके स्वाद से वो परख लेगा कि ये दूध साफ नहीं था, इसमें खट्टापन है या कड़वापन है, किसी भी तरह का विषैलापन है, तो वो दूध स्वच्छ नहीं होगा या स्वस्थ नहीं होगा। अब आपने पूछा कि अगर दूध स्वच्छ नहीं है, स्वच्छ दूध उत्पादन नहीं है, तो उसके क्या नुकसान होंगे। तो असल में क्या होता है कि ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो पशुओं से इंसानों में ट्रांसमिट होती है या चली जाती है, परिवर्तित होती हैं। तो जैसे कि एक ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, टीबी जिसको बोलते हैं, वो एक बहुत अहम रोग है जो पशुओं से इंसानों में ट्रांसमिट होता है और हमारे देश में ये बहुत बड़ी समस्या है। जूनोटिक टीबी इसको बोलते हैं, बॉइन टीबी जो है ह्यूमन टीबी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह की बीमारियां लगने का चांस बहुत रहेगा अगर वो दूध स्वच्छ नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे जो हमारे पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम के इश्यूज़ हैं और इम्यूनिटी के इशू हैं और बहुत सारी बीमारियां हैं, अगर दूध स्वच्छ नहीं होगा, अगर वो सही नहीं है, तो वो इंसान को बहुत सारी बीमारियों के प्रति आकर्षित करता जाएगा। डॉक्टर साहब, स्वच्छ दूध प्राप्त करने के लिए, उसका उत्पादन स्वच्छ हो जी, उसके लिए हमारे पशुपालकों को किस तरह की जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है और कौन कौन सी सावधानियां उनको बरतनी चाहिए? जी, ये आपने एक बहुत ही सही और बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। अगर हम गांव की बात करें तो हर घर में गाय पाली जाती है और हमारे पशुपालक सभी जो है दूध उत्पादन करते हैं। तो इसके लिए जो 4 अहम चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले वातावरण, जो आसपास का वातावरण है जहाँ पे गाय बंधी है, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो आपकी गौशाला है या काऊ शेड जिसको बोलते हैं, ठीक है, ओबरा जिसको हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसकी छत इस तरह की होनी चाहिए कि वो चादर की लगी है और मजबूत है। उससे ऐसा ना हो कि ऊपर से कोई घास फूस नीचे गिर रहा है या कोई मकड़ी के जाले लगे हैं वो नीचे टपक रहे हैं या बरसात का पानी नीचे टपक रहा है या दीवारों से कोई मकड़ी या कोई कीट पतंगे नीचे गिर रहे हैं या डस्ट नीचे गिर रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इवन जो फर्श पे गंदगी है वो नहीं होनी चाहिए। कई बार पशु जो मलमूत्र करता है वो फर्श पे पड़ा रहता है, तो वो दूध उत्पादन से पहले बिल्कुल क्लियर किया जाना चाहिए। ठीक है, ये आसपास के वातावरण की बात हुई। दूसरा डिपेंड करता है पशु, कि पशु का अपना जो साफ़ सफाई है वो कैसी है। उदाहरण के तौर पे अगर पशु के बाल लंबे लंबे हैं, उसमें गोबर चिपका हुआ है, मूत्र चिपका हुआ है, उसकी पूंछ में गोबर लिपटा हुआ है, तो उससे दूध स्वच्छ नहीं हो पाएगा। जब आप दूध निकालेंगे, पशु हल्का सा भी हिलेगा, वो सारी कॉन्टेमिनेशन जो है दूध में मिलके बर्तन में आ जाएगी। तो ये बड़ा मैटर करता है। तीसरी बात, गाय का अपना स्वास्थ्य हो। अगर गाय को कोई गंभीर बीमारी है, वो बड़े दिनों से खांस रही है या ज्वर से पीड़ित है या उसके लेवे में थनैला टाइप कोई रोग हो रखा है, तो वो जो है स्वच्छ दूध नहीं दे पाएगी। चौथी चीज़ होती है जो हमारा पशुपालक है, गौवाला है, क्या वो अब स्वस्थ है कि नहीं है, ये बड़ा मैटर करता है। अगर वो खुद ही ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित है या किसी और रोग से पीड़ित है जो कॉन्टेजियस या ट्रांसमिट हो सकती है दूसरे एक इंसान से दूसरे में, तो वो स्वच्छ दूध उत्पादन नहीं कर पाएगा। और वो किस तरह से दूध उत्पादित कर रहा है ये बहुत मैटर करता है। उदाहरण के तौर पे अगर वो अभी अभी जो है गौशाला की सफाई करके आया है, उसने भी झाड़ू पोछा करके पशु का मलमूत्र अपने हाथों से उठाया है और बिना हाथों को अच्छे से धोए उसी से वो दूध निकालने लग पड़ता है, तो दूध स्वच्छ नहीं रह पाएगा। अब लास्ट में मैटर करता है कि आपने सब कुछ तो बहुत अच्छा किया, लेकिन जो आपका बर्तन था, क्या वो बर्तन बिल्कुल साफ़ सुथरा था या नहीं। अगर सब कुछ तो अच्छा था लेकिन बाद में पता चला कि बर्तन ही गंदा था, तो सारे किए धरे पे पानी फिर गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे को पशुपालक को बहुत ध्यान में रखनी है। और डॉक्टर साहब, जैसे आपने ये विभिन्न कारक बताए, ये कोई इतने मुश्किल कारक भी नहीं है। यदि हमारा पशुपालक इसको जो है रोजमर्रा में प्रयुक्त करे तो एक, जैसे कहते हैं ना, एक आदमी का व्यवहार बन जाता है फिर। जी बिल्कुल। और उससे जो है स्वच्छ दूध लिया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आज के हमारे विषय का दूसरा घटक है गर्मी, क्योंकि देखिए अब गर्मियों का समय आ रहा है। जी बिल्कुल आ चुका है। और पशु तो इंसान भी परेशान होता है, क्योंकि गर्मी इंसान को भी उतनी है, पशु को भी उतनी है। तो गर्मियों में किस प्रकार का रखरखाव, क्योंकि एक बहुत उस समय स्वच्छ दूध लेना एक बहुत बड़ा अपने आप में एक समस्या हो सकती है। जी बिल्कुल। उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, अभी मिड मार्च चल रहा है जी, और आते ही अप्रैल में गर्मियां आस्ता आस्ता बढ़ती जाएंगी, मई जून में पीक पे पहुंच जाती हैं। बिल्कुल सही। और हमारा जो ये क्षेत्र है शिमला ग्रामीण, ये लगभग गर्म एरिया ही है। सुन्नी का एरिया ले लो और कोई भी एरिया ले लो, डॉक्टर साहब, अब तो ऐसी भौगोलिक परिस्थितियां कि सभी क्षेत्र जो है गर्म होते गर्म है। और हमारा जो ये कार्यक्रम है ये तो पंजाब, हरियाणा और सभी देश के सभी क्षेत्रों में भागों में देखते हैं। तो अक्सर होता क्या है कि जब गर्मी का मौसम आता है तो जो बाहर का तापमान होता है वो पशु के शरीर के तापमान से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सूर्यों की किरणों की वजह से, गर्मी की वजह से।
तो ऐसे में क्या है कि पशु सफोकेट फील करने लग पड़ता है, उसको गर्मी लगती है। ऐसा नहीं है कि गर्मी इंसानों को ही लगती है, पशु को भी लगती है। तो उससे जो उसका इम्यूनिटी लेवल या रेजिस्टेंस लेवल है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। तो वो बहुत आसानी से बीमारी की चपेट में आता है, और अगर वो बीमार हो जाता है तो वो स्वच्छ दूध उत्पादन नहीं कर पाएगा। तो हम अपने दर्शकों को या पशुपालकों को बिल्कुल ग्रास रूट या बिल्कुल जो गांव के लेवल पे बहुत साधारण से सिंपल टिप्स है वो देना चाहेंगे। हमें क्या करना चाहिए गर्मियों के मौसम में, कि जब गर्मियों का मौसम आता है तो दिन के समय अधिकतर समय पशुओं को इंडोर रखें, मतलब कि गौशाला के अंदर रखें, बाहर धूप में ना निकालें। जो उनका सैर सपाटा है, उनको घुमाना फिराना है, वो सुबह के टाइम और शाम के टाइम करें, सूर्य डूबने के बाद। दूसरी बात, जब सूर्यास्त जो है, हाँ उसके बाद। दूसरी बात, जब वो इंडोर बंधे हैं, गौशाला के अंदर रखे गए हैं या डेयरी फार्म के अंदर रखे गए हैं, तो वहाँ की वेंटिलेशन बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ होनी चाहिए, भले उसमें जाली लगी हो कुछ हो, लेकिन हवा का जो प्रभाव है वो अच्छे से होना चाहिए ताकि पशु को गर्मी में सफोकेशन ना हो। तीसरी बात होती है कि वहाँ पे आपको पंखों का इंतजाम करके रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पंखे सिर्फ इंसानों की सहूलियत के लिए है, वो पशुओं की सहूलियत के लिए भी है। आपने देखा होगा कि आज के ज़माने में बहुत सारे हमारे जो पशुपालक हैं उन्होंने अपने पशुओं के लिए पंखे या कूलर का अच्छा इंतजाम करके रखा है, एयर कंडीशन जिसे कहते बना दिए। अच्छा इंतजाम किया, वो पूरा पशुओं को अपने परिवार के सदस्य की तरह पालते हैं। चौथा होता है कि अगर कोई ऐसा एरिया है कि जहाँ पे फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप पशुओं को जो है स्प्रिंकलर का यूज़ कर सकते हैं, पानी की बौछार कर सकते हैं, जिससे जो है वातावरण में थोड़ा सा और ज़्यादा ठंडापन आता है। जब पंखे की हवा चलेगी या ठंडी हवा आएगी तो पानी की उससे थोड़ा और ठंडा प्रभाव उस पर रहेगा। और पशुओं को आप फ्रिक्वेंटली नहला भी सकते हैं, हर रोज़ नहला सकते हैं, 1-2 दिन छोड़ के नहला सकते हैं, बल्कि पशुओं को हर रोज़ गर्मियों में आराम से नहलाते ठंडे पानी से, ठंडे पानी की बाल्टी फेंक दी, उससे उसको काफ़ी रिलीफ मिलता है। अदरवाइज़ पशु बिल्कुल सफोकेट करते हैं इंसानों की तरह, और उनकी जो ओवरऑल मिल्क परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे उनकी जो क्षमता तो कम होगी, लेकिन अगर वो बेचारे बीमार हो गए तो स्वच्छ दूध उत्पादन भी नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता। और यदि ज़्यादा बीमार हो तो नुकसान किसान को और पशुपालक को झेलना पड़ेगा। जी। डॉक्टर साहब, हीट स्ट्रोक क्या होता है? क्योंकि गर्मियों से रिलेटेड नेचुरली हीट ही गर्मी है, तो हीट स्ट्रोक क्या होता है और इससे कैसे बचा जाए? किसान, हमारा जो पशुपालक है, किसान बागवान, अपने जो पशुओं को किस तरह से बचा सकता है? देखिए, लू का नाम आपने सुना होगा। बिल्कुल। और ख़ासकर हमारे जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे लू चलती है, चाहे पंजाब का एरिया हो, हरियाणा का एरिया हो, हिमाचल में भी ऊना, नंगल, नालागढ़, इस तरह के एरिया हैं, वहाँ पे लू चलती है। हीट स्ट्रोक होता है कि जब, स्ट्रोक का मतलब होता है एक तरह का स्ट्रेस, सदमा, जब बहुत ज़्यादा बाहर के तापमान की वजह से हमारा पशु जो है अपना कंफर्ट जोन खो देता है, वो स्ट्रेस में आ जाता है, एकदम वो स्वस्थ से अस्वस्थ हो जाता है, एकदम हीट की एक्सट्रीम लेवल की वजह से उसकी चपेट में आके अपना जो एक फिजियोलॉजिकल बैलेंस है उसको डिस्टर्ब कर बैठता है, उसको हीट स्ट्रोक कहते हैं। मतलब कि उसको लू लग गई है जैसे इंसानों को लगती है। तो उसमें क्या हुआ कि अगर आपने बहुत धूप में गलती से पशु को छोड़ दिया, या पशु दिन के 12-1 बजे बाहर निकल गया, तो वो सूर्य की रोशनी की डायरेक्ट चपेट में आ जाएगा, उसको हीट स्ट्रोक हो जाएगा। वो गिर भी सकता है, फेंट भी हो सकता है, चक्कर भी आ सकते हैं, और कभी कभी किसी स्थिति में पशु की मृत्यु भी आती है। डिहाइड्रेशन इसमें सबसे कॉमन देखा जाता है, पानी की कमी, उसके शरीर में पशु पानी की कमी हो जाती है। तो ऐसे में पहला तो ये देखना चाहिए कि हम अपने पशु को कंट्रोल कंडीशन में रखें, उसको बाहर ना जाने दें। पर अगर गलती से बाहर चला ही गया है और वो उसकी चपेट में आ गया और हमें जैसे पता चलता है, तो हमें उसको एकदम रेस्क्यू करके किसी छायादार एरिया में लेके जाना है, पेड़ के नीचे लेके गए, और कहीं ऐसे लेके जाना जहाँ पे हवा चल रही हो। और अगर बाई चांस हवा नहीं चल रही है तो हमें पंखे की मदद से हवा चलानी है, या किसी जो हाथ से गत्ते की वजह हम पंखा चला सकते हैं, उस तरह से उसको हवा देनी है ताकि उसका जो स्ट्रेस लेवल है कम हो। साथ में उसके ऊपर हम ठंडे पानी की बाल्टी फेंक के उसको थोड़ा कूल डाउन कर सकते हैं। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम नज़दीकी पशु चिकित्सक की या पैरावेट की मदद से उसको हम फ्लूइड भी दे सकते हैं, जो ग्लूकोज या नॉर्मल सलाइन वगैरह होता है वो दे सकते हैं, ताकि थोड़ा सा बॉडी का टेम्परेचर डाउन आए। और हम बर्फ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आइस पैक्स होते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम उसको बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, कोई गर्मियों में और ज़्यादा सावधानियाँ आप बताना चाहेंगे जो हमारा पशुपालक? गर्मियों की मेन सावधानियाँ तो ये होती हैं कि पशुओं का जो आहार है उसको आप संतुलित रखें, और जो पानी की मात्रा है वो सर्दियों के मुकाबले थोड़ा पानी उनको ज़्यादा पिलाएं, फ्रिक्वेंटली दिन में कई बार पिलाते रहें, क्योंकि अगर पानी की मात्रा अच्छी रहेगी शरीर में तो आपको डिहाइड्रेशन के चांस कम रहेंगे। और सबसे जो अहम चीज़ है वो आपकी जो दिनचर्या है पशुओं से संबंधित, उसके ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको एक टाइम टेबल बना के रखना है कि आपके एरिया में सन सेट कब होता है, डूबता कब है, और सनराइज़ कब होता है, निकलता कब है।
उसके हिसाब से आपको पशुओं की आवाजाही कंट्रोल करनी है। और सबसे बड़ा जो आपके मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि क्रॉस वेंटिलेशन तो बहुत दूर की बात है, नॉर्मल वेंटिलेशन ही नहीं होती है। तो जब भी मैं जाता हूँ कहीं भी फील्ड में विजिट करते हैं, क्योंकि हमारी नौकरी जो है वो फील्ड ओरिएंटेड है, डेस्क जॉब बहुत कम है, हमें घर घर जाके काम करना होता है। तो हम वहाँ पे देख के सबसे पहले उनको यही समझाते हैं कि आप एक नई गौशाला का निर्माण कीजिए। अगर आप उसमें सक्षम नहीं है या आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसी पुरानी गौशाला को रेनोवेट करके इसमें एक बड़ी सी खिड़की या वो लगवाइए वेंटिलेटर, और क्रॉस कीजिए, क्रॉस वेंटिलेटर लगाइए, क्योंकि हवा का प्रभाव बहुत ज़रूरी है। और डायरेक्ट सनलाइट से आपको उनको बचाना है। तो ये सावधानियां बरतना आपको बहुत ज़रूरी है। और आहार तो बिल्कुल संतुलित चाहिए, जिसमें कि अच्छी प्रोटीन की मात्रा हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, खनिज मिश्रण हो, ताकि पशु का जो है रेजिस्टेंस लेवल या इम्यूनिटी लेवल वो डाउन ना जाए। जी बिल्कुल सही। जी डॉक्टर साहब, आपने थनैला रोग की बात करी जी। और अक्सर ये देखा गया है कि हमारी जो गायें हैं वो इससे ग्रसित होती हैं। जी इसके पीछे क्या कारक रहते हैं? देखिए, थनैला रोग होता है मतलब थनों का रोग, जी बिल्कुल। जो पशु की दुग्ध ग्रंथि हैं, थन है, उनमें लगने वाला रोग, जिसको मेडिकल टर्म में या वैज्ञानिक भाषा में मैस्टाइटिस कहते हैं। जी। इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो जनरली क्या होता है कि हमारे पशुपालक बहुत सारे जो हैं वो इस बात को समझ नहीं पाते, वो गलती करते हैं। अक्सर क्या होता है, जब भी हम पशु का दूध चोते हैं या दूहते हैं, उसके बाद जब निकाल लिया हमने पूरा दूध, उसके बाद जो दूध ग्रंथियाँ होती हैं वो काफ़ी समय तक स्फिंक्टर उसके डायलेट रहते हैं। मतलब जो उसका द्वार होता है, जो छेद होता है, वो खुला रहता है। तो सपोज हमने पशु का दूध निकाल लिया, हम दूध निकाल के चले गए और वो पशु उसी वक्त ज़मीन पे बैठ गया। ज़मीन पे गंदगी पड़ी है, मलमूत्र भी है और थोड़ी कॉन्टेमिनेशन तो रहती है, भले आपने जितनी मर्जी सफाई की हो। तो वो कॉन्टेमिनेशन या इन्फेक्शन उस दूध की ग्रंथि के जो मुंह खुला, द्वार खुला है, उससे अंदर चला जाता है। तो वो इन्फेक्शन क्रिएट कर देगा। जैसे सपोज करो हमारे गले में इन्फेक्शन हो जाता है, टॉन्सिल हो जाते हैं, बड़े बड़े टॉन्सिलाइटिस जिसको बोलते हैं, दर्द हो जाती है, बुखार आता है, तो सेम उसी तरह का इन्फेक्शन थन में चला जाता है। थन सूज जाएगा, उसमें दर्द हो जाएगी, तो उसको थनैला कहेंगे, मैस्टाइटिस कहेंगे। तो ये जो इनिशियल स्टेज है, उसमें अगर आपने एकदम आइडिया लगा लिया कि इस तरह की दिक्कत है, तो आपको निकटवर्ती पशु चिकित्सक से संपर्क करके या हमारी जो डिस्पेंसरी है, हमारा पैरा स्टाफ है, उनसे संपर्क करके पशु का मुआयना करवाइए। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ जानना चाहूँ, आपका कहने को यदि स्वेलिंग के सिम्टम्स दिखते हैं, हाँ, तो वो डायरेक्ट हम थनैला रोग मान सकते हैं? हाँ, थनैला के ही लक्षण होते हैं। और इसमें दो तरह की सिम्टम मिलते हैं। एक होता है कि डायरेक्ट आपको सिम्टम मिल रहे हैं, सोजिश भी मिल रही है, दर्द भी मिल रही है। एक होता है सब क्लिनिकल की नज़र तो नहीं आ रहा है पर अंदर अंदर इन्फेक्शन चल रहा है, माइल्ड इन्फेक्शन चल रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब ये बढ़ेगा, पशु आपको दूध नहीं दूने देगा, आप दूध निकालने लगे, वो दर्द फील करेगा, लात मारेगा, आप समझ जाइए कि इसके थन में प्रॉब्लम है। आप देर ना कीजिए, पशु चिकित्सक की सलाह से ट्रीटमेंट शुरू करवा दीजिए। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे तो आस्ता आस्ता आप देखेंगे या तो पशु का थन ब्लॉक हो जाएगा, दूध आना बंद हो जाएगा, या दूध आ रहा है तो वो गंदा दूध शुरू हो जाएगा, छिछड़े आने शुरू हो जाएंगे। दही के छिछड़े होते हैं ना, उस तरह से फटा सा दूध आएगा। या कई बार आप जब दूध नॉर्मल लगेगा, उसको उबालने लगेंगे, उबालते फट जाएगा, या उसके स्मेल में, इसमें दूध के टेस्ट में जो है थोड़ा गंदा टेस्ट आएगा, या स्मेल भी गंदी हो सकती है। तो ये सारे उसके लक्षण हैं। तो बड़ा आसान सा ट्रीटमेंट होता है, बड़ी अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं। तो उन दवाइयों को हम पशु के थन में भरते हैं। और अब तो इतनी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं जो क्लेम करती हैं कंपनीज की सिंगल यूज़ में ही पशु आपका बिल्कुल फ्री हो जाएगा। सिंगल यूज़ में ना हो तो हम रिपीट कर सकते हैं। दूसरे, हम थनों को बाहर से सपोर्ट करते हैं, गर्म पानी के, या मैग्नीशियम सल्फेट हमारे पास अस्पतालों में मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, हम उसको देते हैं, नमक टाइप होता है, उसके गर्म पानी के सेक सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम देते हैं। तो उससे जो है सोजिश और दर्द में राहत मिलती है। फिर हम खाने के लिए भी दवाई देते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन ना हो, पेन किलर टाइप के, ठीक है। इंजेक्शन भी लगाते हैं, एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको थनैला का एक भी लक्षण नज़र आता है तो बिना समय गंवाएं आप पशु चिकित्सक से संपर्क कीजिए और अपने पशु का तुरंत इलाज शुरू करवाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 3-4-5 दिन में आपका पशु बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 5-7 दिन वेस्ट कर दिए देखने और सुनने में, तो स्थिति बिगड़ जाती है। कई बार स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि वो पूरा पस पड़ जाती है और लास्ट में थन को काटना ही पड़ता है, सड़ जाता है वो। तो इसलिए यदि समय रहते उसका उपचार ले लिया जाए तो वो पशु के लिए सही रहेगा। डॉक्टर साहब, और कौन से ऐसे कॉमन डिजीज़ होते हैं जो हमारे पशुओं को ग्रसित कर सकते हैं, और हमारा किसान बागवान जो है उन लक्षणों को कैसे देख करके जो है त्वरित रूप में जो है संबंधित चिकित्सक को बुला सकता है? जी, पशुओं में देखिए रोगों का तो कोई अंत ही नहीं है। जैसे इंसानों में हजारों लाखों बीमारियां, वैसे पशुओं में भी होती हैं। जीवाणुओं की बीमारियां अलग होती हैं, विषाणुओं की अलग होती हैं, फंगस से लगने वाली अलग होती हैं,
प्रोटोजोल अलग होती हैं, पेट के कीड़ों की अलग होती हैं। पर जो कॉमन सी बीमारियां हैं, जो मतलब हम एक्चुअली जो पशुपालक है वो बीमारी को नहीं पहचान सकता, वो लक्षण को पहचान सकता है। सपोज करो कि आपका पशु खाना कम खा रहा है या वो खाना छोड़ दे रहा है, तो आप पहचान सकते हैं कि इसके स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत आ रही है। कई बार क्या होता है कि उसका मुंह सूखा होता है, जो आगे मजल जिसको बोलते हैं, सूखापन है, और या उसमें पानी आंखों से पानी चल रहा है, तो ऐसे में बुखार के सिम्टम होते हैं। या फिर लग रहा है आपको कि वो गर्म है या उसके बाल खड़े हैं, तो बुखार के सिम्टम है। या पशु आपका बार बार खांस रहा है, ठीक है, और उसके नाक से या मुंह से रेशा टाइप निकल रहा है, म्यूकस टाइप, तो वो रेस्पिरेटरी डिजीज के सिम्टम है, मतलब निमोनिया उसको हो सकता है। वो सर्दियों में होता है, गर्मियों में चांस कम होते हैं, ठीक है। उसी तरह से कुछ गायनेकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, आपके पशु का जो बच्चेदानी है उससे कुछ ऐसे रिसाव आ रहे हैं या डिस्चार्ज आ रहे हैं जो प्यूरुलेंट है, मतलब पस टाइप की फीलिंग आ रही है, या ब्लड आ रहा है, या कुछ गंदा रिसाव आ रहा है अचानक से, मतलब आपका पशु प्रेग्नेंट है उस टाइम आ रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन अगर खाली भी है, नॉन प्रेग्नेंट भी है, और फिर भी रिसाव आ रहा है, तो भी खतरा है, मतलब उसके यूट्रस में इन्फेक्शन चल रहा है। तो ये अलग अलग बहुत सारी बीमारियां हैं, ठीक है। तो आप सिम्टम को पहचान के आपको पता लग जाएगा कि पशु के स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ चल रही है। तो आप जब भी पशु चिकित्सक से संपर्क करेंगे, फिर वो उन सिम्टम्स को रूल आउट करके, उनको पहचान के कोरिलेट करेंगे, मॉनिटर करेंगे, छोटे मोटे टेस्ट करेंगे, एग्जामिन करेंगे, फिर पता लगाएंगे कि जो इशू है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का है, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, कि गायनेकोलॉजी यूरोजेनेटिक सिस्टम का है, अनुरूप जो उसी के अनुरूप फिर आगे ट्रीटमेंट चलेगा। डॉक्टर साहब, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे हैं आज शुद्ध स्वच्छ दुग्ध उत्पादन को लेकर के, तो जैसे हम बर्तन की बात करते हैं कि बर्तन में भी हम देखते हैं कोई बाल्टी ले जाता है, कोई पतीला ले जाता है, तो क्या बर्तन की भी कोई स्पेसिफिकेशन होती है दूध लेते समय? ये बहुत ही उम्दा सवाल पूछा है आपने। बर्तन की 100% स्पेसिफिकेशन होती है। सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि प्लास्टिक का बर्तन कोई भी पशुपालक दूध को निकालने के लिए या स्टोर करने के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करे, क्योंकि उसमें जो है बदबू रह जाती है और गंदगी और कंटेमिनेशन के चांस बढ़ जाते हैं। बर्तन आपका स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए, और बर्तन होना चाहिए ऐसा जिसका ऊपर से मुंह खुला हो और बर्तन राउंड हो। राउंड क्यों होना चाहिए? ताकि सफाई करनी आसान रहे, और मुंह खुला इसलिए होना चाहिए कि आपका हाथ आसानी से उसमें चला जाए और पूरे का पूरी सफाई आसानी से हो। सपोज करो आपका बर्तन जो है घड़े के आकार का है, जिसका मुंह छोटा है और नीचे से चौड़ा है, तो आप उसकी सफाई नहीं कर पाएंगे और देख भी नहीं पाएंगे गंदगी कहाँ पे है, ठीक है। दूसरी बात, आपके बर्तन में किसी भी तरह की दरार या खड्डे नहीं होने चाहिए या कोने नहीं होने चाहिए। मैंने कहा राउंड होना चाहिए, क्योंकि अगर दरारें होंगी तो दूध दरारों में फंसेगा, आप सफाई करेंगे फिर भी फंसा रह जाएगा। जब वो फंसा रह जाएगा तो उसमें बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन जो है पैदा हो जाएंगे। वो अगले बार जब आप उसमें दूध इकट्ठा करेंगे तो उस दूध को गंदा कर देंगे, वो स्वच्छ नहीं रह पाएगा। तीसरी बात, अगर आपका बर्तन पुराना हो चुका है, घिस चुका है, उसमें जंग लग चुकी है, तो आपके दूध को स्वच्छ नहीं रहने देने वाला, वो खराब कर देगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपका बर्तन बिल्कुल स्टेनलेस स्टील का, एकदम स्मूथ, साफ, खुले मुंह वाला और राउंड होना चाहिए, ताकि जिसको आप इजीली साफ भी कर सकें और उसमें आप इजीली दूध वो भी कर सकें। तो ये स्पेसिफिकेशन होती है कि आपका बर्तन स्टेनलेस स्टील का ही होना चाहिए। डॉक्टर साहब, दूध को संपूर्ण आहार से परिभाषित किया गया है, ऐसा क्यों? देखिए, दूध जो है, आपने पहले गौ माता की परिभाषा को बड़े अच्छे ढंग से दर्शकों को बता दिया। इसीलिए माता कहा गया है कि वो सृष्टि को जो है पाल रही है, ठीक है, सृष्टि को पाल रही है, इसीलिए माता का दर्जा दिया गया है। तो असल में होता क्या है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम बात करें तो दूध में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, बहुत सारे खनिज मिश्रण, ठीक है, ये सारे भरपूर मात्रा में रहते हैं, मिनरल्स, ठीक है, ये सारे भरपूर मात्रा में रहते हैं। सबसे बड़ी बात कैल्शियम और विटामिन डी का ये बड़ा अच्छा सोर्स होता है। कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए हम दूध पीते हैं और ताकत इससे जो है शरीर में आती है। और दूध एक ऐसी चीज़ है जो गरीब इंसान को भी चाहिए, अमीर इंसान को भी चाहिए, स्वस्थ इंसान को भी चाहिए, बीमार इंसान को भी चाहिए, पतले इंसान को भी चाहिए, मोटे इंसान को भी चाहिए और वृद्ध को भी चाहिए, वृद्ध को भी चाहिए। तो ये हर घर में पाई जाने वाली एक कॉमोडिटी है जो हर घर में जिसका सेवन होता ही होता है, क्योंकि ये एक संपूर्ण आहार है, ये एक मनुष्यों का पोषण कर लेता है। सपोज आपका उपहार है, व्रत है आपका, आप उस दिन खाना नहीं खाते हैं, लेकिन आप उस दिन 2 गिलास दूध पीते हैं, तो आप इजीली जीवित रह सकते हैं, और कई दिनों तक आप दूध पी के भी इजीली जीवित रह सकते हैं बिना कोई। और दूध से विभिन्न प्रकार के आप जो आहार भी बना सकते हैं। आहार भी बनाते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जो है काफ़ी मात्रा में पाई जाती हैं। डॉक्टर साहब, किसान, बागवान और पशुपालक को अधिक, क्योंकि देखो जब वो पशुओं का कार्य कर रहा है तो उसके मन में कोई ना कोई जिज्ञासा, क्योंकि रोज़ हमारी जो है
सूचनाओं का दौर जो है बढ़ता जा रहा है, रोज नई से नई टेक्निक्स आती जा रही है, तो किसान बागवान हमारा अनभिज्ञ न रहे, जी। उसके लिए आप जो चिकित्सक है, विशेषज्ञ है, किस तरह से उनको जो है जानकारी घर द्वार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं? देखिए, आज का जो ज़माना है वो मीडिया का ज़माना है, ठीक है। किसान हो, पशुपालक हो, बागवान हो, सब लोग मोबाइल से जुड़े हैं। जी। और मोबाइल पे अगर तो हम ऑफिशियल बात करें तो हर डिपार्टमेंट की वेबसाइट्स होती हैं। पशुपालन विभाग की अपनी वेबसाइट्स हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की अपनी वेबसाइट्स हैं, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की अपनी वेबसाइट्स हैं। तो वहाँ पे हर तरह की जानकारी उपलब्ध रहती है, कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं, ठीक है, किस किस चीज़ों की सावधानियां बरतनी है, आहार किस तरह का, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल रहता है। और इसके साथ साथ आप चिकित्सक जो है घर द्वार तो हम हर रोज जाते हैं जी। और जब हम किसी काम से जा रहे हैं, सपोज हम इलाज करने जा रहे हैं, तो हम आलतू फालतू की गपशप मारने के अलावा काम की बातें उनको ज़्यादा बताते हैं कि आप इस तरह का कीजिए। और हम चाहेंगे कि हमारे किसान बागवान आपका जो बातों के साथ साथ लाभ ज़्यादा लें, बातें कम करें। डॉक्टर गुप्ता, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने आज के विषय से संबंधित न केवल किसान, बागवान और पशुपालकों को अपितु एक आम नागरिक को भी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। धन्यवाद।